अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो, न्यूली मैरिड हो या शादी को कुछ साल भी हो गए हैं, एक कपल हो जो जॉइंट फैमिली के इश्यूज से परेशान है, टॉक्सिक हो नहीं हो, जॉइंट फैमिली में रहना एक कपल के लिए वैसे ही बहुत चैलेंजिंग होता है। इस बात को हम समझते हैं। हम बोल देते हैं ऐसा अक्सर कि अलग रहना चाहिए। मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि एक्चुअली घर आप तभी क्रिएट कर पाते हो जब कपल को कुछ वक्त के लिए छोड़ दिया जाए अपनी प्रॉब्लम से डील करने के लिए, उस गृहस्थी में इनपुट डालने के लिए, तभी आउटपुट अच्छा होता है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है आप उसमें से नहीं निकल सकते। तो फॉर द टाइम बीइंग जब तक आप वहाँ हो, आपको डील करना है तो कैसे करें। किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि अगर फैमिली टॉक्सिक हो तो हस्बैंड वाइफ कैसे मैनेज करें। आई थिंक वो हस्बैंड थे, उन्होंने पूछा था कि मैं अपनी वाइफ के साथ कैसे रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करूं अगर मेरी फैमिली टॉक्सिक है और आप जॉइंट फैमिली में ही रह रहे हो। तो कुछ 5-6 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको लगता है कि ये वर्केबल है, मैं प्रैक्टिकल चीज़ आपको बता रही हूँ। कई बार हमारे अंदर उतना करेज नहीं होता कि हम अपने लिए स्टैंड ले पाए, तो ऐसे में क्या करें। डेफिनेटली जो लोग स्टैंड लेते हैं वो या तो अलग जाके रहते हैं या वहाँ भी पीस बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा तो नहीं हम कर सकते ना कि अब हम जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो हमारी हैप्पीनेस हर दिन क्रश हो रही है, हम बिल्कुल दुखी हैं, हमारा मूड खराब रहता है, हम इतने नेगेटिव होते जा रहे हैं, हमारे आसपास का माहौल नेगेटिव है, पर हम जिंदगी को चला रहे हैं। जिंदगी में हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों ने शादी की है, दो लोगों की यूनियन है, कंपेनियनशिप है, वो जो कपल आया है वो हैप्पीनेस के लिए तो आया था ना, साथ में नहीं तो सब अपने अपने घर में खुश रहते। तो हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है, वो नहीं आ पाती जॉइंट फैमिली में। तो उसके लिए हम क्या करें। सबसे पहले हस्बैंड्स को ऐसा लगता है कि अगर वो अपनी वाइफ के लिए स्टैंड ले रहे हैं तो वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि नहीं लगता। हस्बैंड को ऐसे फील होता है कि वाइफ के लिए अगर हमने कुछ स्टैंड ले लिया ना कि नहीं इसने तो ऐसे नहीं बोला था, या कोई बात नहीं, क्या हो गया, अगर ये सुबह देर से उठती है आप क्यों कह रहे हो। अगर वाइफ के लिए स्टैंड ले रहे हैं तो मतलब पेरेंट्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वाइफ के लिए स्टैंड लेने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी फैमिली के अगेंस्ट जा रहे हो। इसका मतलब ये है कि आपने जो फैमिली क्रिएट की है वो फैमिली ऑफ ओरिजिन है जहां से आप आते हो, वो आपके पेरेंट्स ने क्रिएट की थी। समझ रहे हो ना। दैट फैमिली जहां से आप आ रहे हो दैट वाज क्रिएटेड बाय योर पेरेंट्स। दे चूज टू कम टुगेदर और आगे उन्होंने एक फैमिली बनाई, एक होम बनाया। अब आपने एक फैमिली बनाई है। अगर वो ही पूरा होता, अगर वो ही पूरी दुनिया होती तो आप शादी करते ही नहीं, आप उन्हीं के साथ रहते। अब जितने मर्जी ओल्ड होते रहो, यू जस्ट स्टे विद योर पेरेंट्स। अगर वो फैमिली काफ़ी होती तो, क्योंकि वो काफ़ी नहीं थी, क्योंकि ज़िंदगी में और भी ज़रूरतें हैं। वी वॉन्ट टू क्रिएट आवर ओन फैमिली। कुदरत ने हमको इसी तरह बनाया है कि हम सब आगे मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने भी चूज किया एक पार्टनर टू क्रिएट अ फैमिली ऑफ योर ओन। नाउ दिस इज अ फैमिली क्रिएटेड बाय यू। उसको आप इतना वैल्यू करते हो कि आप उसकी कुछ चीजें, उसकी कुछ बाउंड्री सेट कर रहे हो, उस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हो, विच इज योर राइट। देयर इज अ फैमिली ऑफ ओरिजिन एंड देयर इज अ फैमिली विच यू हैव क्रिएटेड। सो अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लेने का मतलब है रिस्पेक्टिंग द फैमिली दैट यू हैव क्रिएटेड। आपकी जिम्मेदारी है, बिकॉज ये परिवार आपने बनाया, वो परिवार उन्होंने बनाया था, वो उस पर पूरा हक जमा रहे हैं, जो भी वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अब ये परिवार आपने बनाया है, इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। और आप क्योंकि उसको इतना रिस्पेक्ट करते हो इसलिए आप अपनी वाइफ के लिए स्टैंड ले रहे हो। सो इट इज नथिंग अबाउट गोइंग अगेंस्ट योर पेरेंट्स। यहाँ पे कोई मैच नहीं चल रहा है कि इसका लिए बॉलिंग कर दी तो उसके अगेंस्ट हो गया, ऐसा नहीं है। आप कितना रिस्पेक्ट करते हो उस नए रिश्ते को वो बताएगा जो आप स्टैंड लेते हो अपने पार्टनर के लिए। तो इट इज नॉट अबाउट गोइंग अगेंस्ट योर पेरेंट्स। इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो कि आप उनके अगेंस्ट जा रहे हो। उनके अगेंस्ट कैसे जा रहे हो। आप रिस्पेक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, आप रिस्पेक्ट कर रहे हो अपने रिश्ते को, आप वैल्यू कर रहे हो उस फैमिली को जो आपने बनाई है। दूसरी चीज, आपको चूज नहीं करना है एक को। जब आप परिवार में रहते हो ना, आपको चूज करना है, साइड लेनी होती है। जो स्पेशली जो हस्बैंड है उनको बड़ा होता है चूज करना है। ये कई बार वाइफ्स के साथ भी है। पेरेंट्स कुछ ऊटपटांग उनके दिमाग में डालते हैं कि हस्बैंड तो बाहर गए है, तुम इसी फैमिली के हो। दोनों के लिए हो सकता है, बट जॉइंट फैमिली व्हेन आई एम सेइंग तो ऑफ कोर्स हस्बैंड वहीं पे है और वाइफ बाहर से आई है। तो जॉइंट फैमिली में रहने का मतलब ये नहीं कि आपको साइड चूज करनी है। अगेन कोई टीम्स नहीं है जो बट रही है कि मैं इसके साथ हूँ, मैं इसके साथ हूँ। यहाँ पे चूज करना मतलब अगर आप अपनी फैमिली को चूज कर रहे हो या अपनी वाइफ को चूज कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि वाइफ फैमिली नहीं है, मैं परिवार को चूज कर रहा हूँ, द फैमिली ऑफ ओरिजिन।
वाइफ भी अब फैमिली ही है। आई नो कि ये चीज़ें हमारी परवरिश में इनग्रेन्ड नहीं है। लड़के के अंदर इतनी सारी चीज़ें भर दी जाती है कि तुमको बदलना नहीं है, तुमको अच्छा ही बेटा बन के रहना है, तुमको श्रवण कुमार ही बन के रहना है, ऐसा ना हो बेटा कि हमको लगे कि तुम हमारे लिए नहीं हो। भाई यहाँ पे कोई टीम नहीं चल रही। अगर आप परिवार में रह रहे हो अडल्ट होने के बाद भी, तो इसका मतलब ये है कि जो इंसान दूसरा आ रहा है वो भी तो फैमिली है। वाइफ फैमिली नहीं है क्या? घर में ऐसा बहुत बार होता है कि जो सास है वो अपनी बेटियों के साथ बात कर रही है, दूसरे बेटे के साथ बात कर रही है, या फिर उसी बेटे के साथ जिसकी बीवी एंटर कर रही है, तो सब चुप हो जाते हैं कि वो बाहर की है। घर के फैसलों में उसको इन्वॉल्व नहीं कर रहे, घर की कोई भी चीज़ है उसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे, क्या शॉपिंग हुई, क्या चीज़ें करी, उसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे। दैट मीन्स वो फैमिली नहीं है। अब वो लोग तो ऐसा दिखा रहे हैं क्योंकि मे बी उनका उतना इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन आपका तो अपने पार्टनर के साथ बहुत करीब का रिश्ता है। तो आपको ये नहीं सोचना कि मुझे चूज करना है बीवी को करूँ या परिवार को। बीवी भी परिवार है। सो व्हेन यू आर चूजिंग योर फैमिली, दोनों तरफ से आप फैमिली ही चूज कर रहे हो। इतना दिमाग आपको लगाना होगा कि कहाँ कौन सही है, कहाँ किसी से थोड़ी टॉक्सिसिटी नेगेटिविटी आ रही है। इतनी आंख आपको खोलनी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा कि इन दोनों में सही कौन है, क्योंकि हैं दोनों ही परिवार। जब शादी के लिए आप फेरे लेते हो, आप कबूलनामा, जो भी जिस भी आप जहाँ से भी जिस रिलीजन से हो, जिस भी तरह आपका निकाह होता है, शादी होती है, जिस भी तरह विवाह संपन्न होता है, कोर्ट में साइन करके किया है, तो आप ये समझ लो कि अब आपने एक परिवार बनाया है। तो ऐसा करना बंद कर दो कि अपने पार्टनर को बाहर का समझो। अगर ये इंक्लूसिवनेस नहीं होगी ना, तो रिश्ते ऐसे ही टूटे फूटे दरारों वाले ही रहने वाले हैं। हम जब तक हस्बैंड वाइफ अपने आप को एक टीम नहीं समझेंगे, तब तक बहुत प्रॉब्लम होगी। तब तक ये सेपरेशन, डिवोर्स ऐसे ही होते जाएंगे जैसे बढ़ रहे हैं। तो ये मत करो। लड़कों को, हस्बैंड्स को जॉइंट फैमिली में एक चीज़ समझनी है कि आप बदल नहीं रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग में आई नो कॉन्स्टेंटली बहुत बार ये फीड किया। जब रिश्ते देखना शुरू करते हैं, सगाई हो जाती है, रोका हो जाता है, उसके बाद से कहना शुरू कर देते हैं कि बदलना नहीं है। शादी होते ही सब लोग ये बोलने लग जाते हैं कि लड़का तो बदल गया, इसने हमारे बेटे पे कोई जादू टोना कर दिया कि ये बदल गया, अब हमारे बेटे को हमसे छीनने की कोशिश हो रही है, हमारा तो इतना सारा पुराना रिश्ता है, हम कैसे छोड़ दें अपने लड़के, हमारा लड़का बदल गया बदल गया। अब उस लड़के की शादी के बाद कॉन्स्टेंटली ये पूरी हर तरह से एनर्जी इसी तरह लग जाती है कि मैं किस तरह बदल ना जाऊं, मम्मी पापा को ऐसा ना लग जाए बदल जाऊं। अब उसमें क्या होता है, जो वाइफ को टाइम देना था, जो आपका पर्सनल टाइम था, कुछ इंटीमेसी थी, कुछ प्राइवेट वक्त था, कहीं घूमने जाना था, उस रिश्ते को जो स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि ये तो नया रिलेशनशिप है, उसको अभी नींव को भरने के लिए जो वक्त देना था, उसमें से कट ऑफ करके आप पेरेंट्स को स्पेशल ट्रीटमेंट देते रहते हो। देखो मैं बदला नहीं, आप वो चीज़ें भी करते हो जो पहले नहीं की थी। आप शायद कभी भी उनके रोज़ पाँव नहीं छूते थे, आप छूने लग जाते हो। आपने कभी उनको ऐसे हग नहीं किया होगा, इतना क्लोज आपका ऐसे लविंग रिलेशनशिप नहीं था, सडनली वो स्टार्ट हो जाता है। ऑफिस जाने से पहले बाय करके जाना है, पैर आके मम्मी पापा के दबाने हैं, वो चीजें जो नहीं कर रहे थे वो इसलिए करने लगते हो कि ऐसा ना हो कि उनको लगे मैं बदल गया। तो भैया आप नहीं बदले हो, कुछ भी आप करो आप बदले नहीं हो। शादी के बाद बदलना मतलब क्या आप मौसमों को बदलने से रोक पा रहे हो? पीछे इतनी गर्मी थी, भीषण गर्मी, और अब बारिश, आप रोक सकते थे कि गर्मी चलती रहे, या इस बारिश को होल्ड करके रखो कि अब मानसून के बाद भैया ऑटम नहीं आना चाहिए, जो पतझड़ का मौसम है, पतझड़ को रोक लेना कि सर्दी हमको पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, रोक सकते हो। बदलाव कुदरत का नियम है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, चेंज इज इनएविटेबल। बदलाव तो होगा ही, सब चीज़ें बदल रही हैं। जब आप छोटे बच्चे थे तो आप निवालों के लिए भी अपनी माँ पे डिपेंडेंट थे कि वो ऐसे बाइट हमको मुंह में डाल दें। उसके बाद आप टीनेजर हुए, आपने स्कूल पास किया, आप कॉलेज में आए, कॉलेज के बाद आप कमाने लगे, क्या वो बदलाव नहीं है? क्या आज आप घर में जो पैसे दे रहे हो, कंट्रीब्यूट कर रहे हो, क्या वो बदलाव नहीं है? तो एक लड़के का पति बन जाना, हस्बैंड बन जाना बदलाव गलत कैसे होगा? बेटे की जिम्मेदारी के साथ अब उनको पति की जिम्मेदारी भी तो निभानी है। जी हाँ, ये तो एक बदलाव है ही। इस बदलने को इतना नेगेटिव मत लो, बदलाव जरूरी है, हर इंसान बदलता है। आपको जो नया मेंबर है उसको एकोमोडेट करने के लिए बदलना पड़ेगा। आप माँ बाप के बेटा होकर अपनी
पत्नी के पति नहीं हो सकते, आपको उसका पति होना ही होगा। और इस बात को समझो कि ये रिश्ता नया है, इसको वक्त ज़्यादा लगेगा, इसको एफर्ट ज़्यादा लगेगा ताकि बॉन्ड स्ट्रेंथन हो जाए। अगर वो रिश्ता जो ऑलरेडी आपका 25, 30, 35 साल पुराना है, जिस भी उम्र में आपने शादी की है, अगर उसमें इतनी इनसिक्योरिटी है, इसका मतलब ये इस नए पार्टनर की वजह से नहीं है, आपके शुरू से ही है कि इतने सालों में आपके रिश्ते की नींव मजबूत ही नहीं हुई। 25-30 साल से वो आपके माँ बाप है, आज तक आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ही नहीं हुआ कि आपको उनको प्रूव करना पड़ेगा कि मैं अच्छा बच्चा हूं, मैं बदला नहीं हूं। अरे बदलना तो पड़ेगा ही। अगर कोई नया इंसान घर में आया है तो उसको अकोमोडेट तो करेंगे ना, उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी कि उसको बाहर का रखेंगे कि सारा अकोमोडेशन वही करेगा। ये डर अपने मन से निकाल दो कि कहीं मैं बदल ना जाऊं। आपको बदलना पड़ेगा ही, बदलाव तो नियम है। उस नए इंसान को अपनी ज़िंदगी, जिसके साथ आप फैमिली बनाने वाले हो, अपनी ज़िंदगी शेयर करने वाले हो, उसको अकोमोडेट करने के लिए आपको बदलना पड़ेगा। वही रह के नहीं चला सकते। जैसे ज़िंदगी बदली है, आप किंडरगार्टन से स्कूल में आए, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से कमाने लग गए, कल को फादर बन जाओगे, बदलाव हो रहा है। आप चूज़ नहीं कर सकते एकदम रिजिड होके मैं तो वहीं अटका रहूँगा, ये गलत होगा। फिर वो अड़ियल जो रवैया है वो रिफ्लेक्ट करेगा आपकी आगे की ज़िंदगी में। फिर इतनी कड़वाहट होगी, ना पार्टनर के साथ रिश्ता अच्छा होगा, माँ बाप के साथ ऑलरेडी अच्छा नहीं ही है, जो आपको इतनी इनसिक्योरिटी है उनको भी और आपके मन में भी कि बदलाव से कुछ गलत हो जाएगा। जहाँ पे रिश्ता ऑलरेडी अच्छा है, वहाँ माँ बाप आपसे कोई प्रूफ नहीं मांगेंगे। उनको पता है कि शादी हुई है, पेरेंट्स उसी जर्नी से निकल के आए हैं, उनको पता है कि मैरिज कितनी डिफ़िकल्ट है, हमारा लड़का इसमें से इस रिश्ते को जो चला रहा है तो इसमें से उसको कितनी सारी चीज़ें एफर्ट डालने पड़ेंगे। इट्स अ हार्ड थिंग फॉर हिम। वो आप पे वो प्रेशर डालेंगे ही नहीं। तो समझो कि ये बदलाव गलत नहीं है, बदलाव ज़रूरी है। इस डर को निकाल दो। अब एक चीज़, लड़का हो, लड़की हो, पति हो, पत्नी हो, बहू भी हो, एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है। इस बात को समझो। जॉइंट फैमिली में सर्वाइव करना है तो आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना होगा। हर उस चीज़ को जो आपको बुरी लग रही है, हर वो चीज़ जो आपकी ज़रूरत है, हर वो चीज़ जो होनी चाहिए नहीं है, जो भी है आपको एक्सप्रेस करना होगा। अगर आप हस्बैंड हो तो अपने पेरेंट्स को ये एक्सप्रेस करो कि क्या चीज़ें सही है और क्या चीज़ें सही नहीं है। जब आप बताते हो तो सोल्यूशन के चांसेस है। अगर आप बताते ही नहीं हो और आप ये सोच लेते हो अपने मन में कि मुझे बदलना नहीं है, मुझे ऐसे नहीं करना, उनको हर्ट नहीं करना, ऐसा बोल दूंगा तो उनको बुरा लग जाएगा, नहीं नहीं ये नहीं करना, तो आपके अपने नोशंस हैं, फिर चीज़ें कभी हो ही नहीं पाएंगी। कई बार एक्सप्रेस करने से जो हम सोच रहे होते हैं ना ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं होता। शायद वो तैयार हो समझने के लिए, आपको बताना ज़रूरी था। तो उनको एक्सप्रेस ज़रूर कर दो। कोई चीज़ बुरी लग रही है, कोई बाउंड्रीज़ आपको बनानी है कि आप प्लीज़, हम लोग जब बाहर जाए तो आप इसका बुरा मत मनाया करो, क्योंकि हमको अभी वक्त साथ में बिताना है। मेरी वाइफ एक्सपेक्ट करती है कि पूरा हफ्ता मैं काम पे जाता हूँ तो वीकेंड में हम लोग साथ जाएं। इस चीज़ को लेके आगे से आप मुंह नहीं बनाओ, इससे अच्छा नहीं लगता, फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे लिए भी तो वो नहीं ही है ना, मुझे भी उसको आंसर करना पड़ता है वो जब सवाल करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको कहनी पड़ेंगी। इस बात को समझ लो कि आप एक अडल्ट हो, 18+ हो। 18 से पहले तो शादी नहीं होती। और मुझे पता है जो लोग देख रहे हैं वो अपने 30s में, लेट 20s में ही है। तो आप एक अडल्ट हो, पिछले कई सालों से अडल्ट हो। अडल्ट को पूरा राइट है अपनी ज़िंदगी में बाउंड्रीज़ बनाने का, ये बताने का कि उसके हिसाब से क्या सही है क्या नहीं है। हमारे इंडियन फैमिली सिस्टम में हम ये हक देते ही नहीं है अपने बच्चों को कि वो खुद को एक्सप्रेस कर पाए, वो क्या चाहते हैं, उनका क्या मन करता है। पेरेंट्स चाहते हैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना, डोमिनेट करना। शादी के बाद वाले रिश्ते को भी, बचपन टीनेज तो ठीक है, घर पे पैसे दे दो, इतने दे दो, सैलरी कहाँ लगा रहे हो, हर चीज़ में वो इंटरफेयर करना चाहते हैं। लेकिन शादी के बाद ये आपका फ़र्ज़ है कि आप अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लो, अपने रिश्ते में एक बाउंड्री बनाओ, अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करो। हर इन्फॉर्मेशन, अगर पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि मार्केट गई थी आके मुझे सारा दिखाए क्या लाई, अपने घर गई थी क्या लाई, इसकी मदर ने क्या दिया, ये बाउंड्री आपको सेट करनी होगी। एक्सप्रेस करना होगा क्लियरली कि आप उसके लाइफ में इंटरवीन मत करो। वो बाहर से आई है, अभी उसको वक्त लगेगा एडजस्ट करने में। एकदम से उसके सर पे सब कुछ नहीं डाल दो, धीरे धीरे अपने आप चीज़ें सॉर्ट होती जाएंगी, वक्त दो। एकदम से ऐसे मत सोचो कि सडनली आके वो आई तो अपने हस्बैंड के लिए है ना, बाकी मेंबर्स के लिए नहीं आई। उसके अलावा आपको एक चीज़, आप चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, एक चीज़ आपको समझनी होगी कि जो भी चीज़ आपकी वाइफ कर रही है आपके परिवार के लिए,
वो इसलिए कर रही है कि उसको आपके साथ रिश्ता स्ट्रेंथन करना है। और हस्बैंड भी अगर कोई चीज़ वाइफ के परिवार के लिए करते हैं तो वो एक्चुअली उस परिवार के लिए नहीं कर रहे होते, अपनी वाइफ के लिए कर रहे होते हैं। आप समझ रहे हो इस बात को? अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो और आपकी पत्नी आपके पेरेंट्स को खाना बना के दे रही है, उनके लिए चाय बना रही है या उनके लिए कुछ और काम कर रही है, तो वो उनके लिए नहीं कर रही है, वो आपके लिए कर रही है, क्योंकि उसका डायरेक्ट रिश्ता आपसे है। अगर आपके साथ संबंध ठीक होगा तो वो उनको और ज़्यादा अच्छा ट्रीट करेगी, और अगर आपके साथ संबंध में बहुत प्रॉब्लम है तो वो वहाँ पे दिखने लग जाएगा, फिर उनकी वो जगह नहीं होती। अगर हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड आपस में ठीक है, दे आर वेरी वेल कनेक्टेड फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, अगर वो सेफ हैं, उनको एक सिक्योरिटी लगती है एक दूसरे के साथ में, तो दोनों परिवार खुश होते हैं। वो दोनों उनके लिए अच्छे गिफ्ट लाते हैं, एनिवर्सरीज पे, बर्थडेज पे जाते हैं, त्योहारों पे मिलते जुलते हैं, स्पेशल चीज़ें करते हैं। लेकिन जब हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बनती, कोई भी इशू उनके बीच में होता है, तो परिवार डायरेक्टली सफ़र करता है। परिवार के लिए कोई नहीं करना चाहता। ये एक रियलिटी, हम इस बात को समझ नहीं रहे। आपकी पत्नी अगर आपके परिवार को अच्छा कर रही है ना, मदर इन लॉ को रिस्पेक्ट दे रही है, एक्स्ट्रा एफर्ट कर रही है, उनको कुछ स्पेशल, उनके फेवरेट चीज़ें बना रही है, वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो आपको खुश करना चाहती है, वो आपका दिल जीतना चाहती है। वो सारे एफर्ट के पीछे नियत ये है कि मेरे पति खुश हो जाएंगे कि मैं उनके परिवार के लिए कर रही हूँ। लेडीज़ जितनी भी ये देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताओ कमेंट्स में, ऐसा है कि नहीं है? क्या आपका डायरेक्ट एकदम हृदय पिघल जाता है क्या मदर इन लॉ को देख के? कोई भी लड़की जॉइंट फैमिली में आके बाकी परिवार के लिए जो भी कर रही है ना, गिफ्ट दे रही है, उनके बर्थडे पे केक ला रही है, वो इसलिए बिकॉज वो आपके साथ जो उसका बॉन्ड है उसको वैल्यू करती है। जो लड़कियां ये करती नहीं, ससुराल में आके कुछ अकड़ कर बैठ जाती हैं कि मैं तो नहीं करूंगी, या ऐसे क्लियरली दिखाना कि मैं कुछ नहीं समझती इन लोगों को, दैट मीन्स वो अपने हस्बैंड को ही वैल्यू नहीं करती, वो उस रिश्ते को ही वैल्यू नहीं करती। अगर वो रिश्ते को वैल्यू करती है तो वो नेचुरली फैमिली के लिए करेगी। तो ऐसे में हस्बैंड का ये फ़र्ज़ बनता है कि अपनी वाइफ को वो सिक्योरिटी, वो हैप्पीनेस, वो लव ज़रूर दो, तभी वो केटर करेगी आपके परिवार को। अगर आप सोचो कि आप भी उस पर परिवार, बाकी परिवार वाले बन के, बाहर वाला बन के सिर्फ रौब झाड़ोगे, उससे चीज़ें पूरी करवाओगे, तो फिर वो नहीं करेगी। वो धीरे धीरे रिश्ते में इतनी कड़वाहट आ जाएगी, फिर वो देखेगी, मिलेगी भी नहीं आपकी फैमिली से। अगर आप चाहते हो रिश्ते प्लेजेंट बने रहे तो इस बात को समझो, वो सारा एफर्ट सिर्फ आपके लिए कर रही है। वो बाकी सब किरदार है, क्योंकि आप पैकेज डील में आते हो, वो उनके लिए सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि वो आपको प्यार करती है और उसको पता है वो लोग आपसे जुड़े हुए हैं। एक पत्नी का रिश्ता, पति का भी रिश्ता डायरेक्ट अपने पार्टनर से होता है। हस्बैंड वाइफ सिर्फ वो दोनों डायरेक्टली रिलेटेड हैं, बाकी दोनों परिवार उनके साथ आते हैं, अटैचमेंट्स हैं, उनसे हमको सिर्फ डील करना है। रिश्ता इन्हीं लोगों का है। ये ठीक होगा तो बाकी सब खुश होंगे, ये ठीक नहीं होगा तो सब में वो नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी। एक आखिरी चीज़ जो बताकर मैं एंड करूँगी इस वीडियो को, हस्बैंड वाइफ दोनों को, स्पेशली हस्बैंड को, इस बात को याद रखो, हमेशा अपने मन में बिठा के रखो कि जो पेरेंट्स हैं वो बहुत बार इनसिक्योर हो जाते हैं बच्चों की शादियों के बाद। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो हर बार ठीक है। आपके बचपन में आपकी लाइफ के लिए उन्होंने डिसीजंस लिए, तब सिर्फ आप दोनों का रिश्ता था, पेरेंट्स थे। हो सकता है वो सारे ठीक हो, आई एम श्योर बहुत सारे ठीक नहीं भी होंगे, बचपन में भी माँ बाप बहुत गलतियाँ कर देते हैं, बट चलो उन्होंने किए भी। अब शादियों के बाद जब ऐसा लगता है ना कि आपकी अपनी लाइफ हो गई है, पेरेंट्स उस वक्त एज हो रहे होते हैं, तो उनके मन में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ डेवलप हो जाती है कि हमारे बेटे को हमसे छीन लेगी, अब हमारा बेटा हमको पूछेगा नहीं, अरे हम लोग बुढ़ापे में अकेले रह जाएंगे, अरे अब चीज़ें वैसी नहीं होंगी, अब हम साथ में घूमने नहीं जा पाएंगे। बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ होती है, उसके चलते वो कई बार कुछ अनप्लेजेंट चीज़ें कर देते हैं। कोई ऐसी चीज़ कर देंगे जो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी। बॉटम लाइन ये है कि पेरेंट्स हर बार सही नहीं होते, तो उनकी बातों को अंधाधुंध सुन के अपनी बीवी पर वार करने से अच्छा ये है कि इस बात को समझो, पेरेंट्स काफ़ी इनसिक्योर होते हैं इंडिया में, क्योंकि हमारे यहाँ पे ओल्ड जो
पीपल है, द सीनियर सिटीजन्स एंड द चिल्ड्रन आर नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। वेस्टर्न कंट्रीज़ में सरकार जिम्मेदारी उठाती है, बच्चों की स्कूल फ्री है, बुढ़ापा जो है वो सब सरकार उठाती है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो पेरेंट्स बच्चों पे क्योंकि डिपेंडेंट है तो उनके अंदर बहुत इनसिक्योरिटी, ऐसे करके वो आपके कान भर सकते हैं, आपको कुछ ऊट-पटांग बोल सकते हैं। सेम विद गर्ल, अगर आपके घर वाले भी कुछ कर रहे हैं, ऊट-पटांग आपके दिमाग में डाल रहे हैं, तो आप अपने हस्बैंड के अगेंस्ट मत हो जाओ। आप ये समझो कि माँ बाप हर बार सही नहीं है। आपके अडल्ट होने का फिर फ़ायदा क्या हुआ? आप कमा रहे हो, घर मैनेज कर रहे हो, पूरी गृहस्थी बनाई है, तो इतना समझदार तो आपको होना पड़ेगा ना कि कौन सही है कौन नहीं है। ये बात आ कहाँ से रही है, किस थॉट प्रोसेस से आ रही है। तो बहुत मैच्योरिटी के साथ मैरिजेस को हैंडल करना है। ये छोटे बेबी बन के नहीं करना कि मम्मी पापा ने जो कह दिया वो कर लेंगे, कि लड़की की माँ भड़काती है, लड़के की माँ, इस तरह नहीं। बी मैच्योर, टेक चार्ज, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर मैरिज, स्पेशली व्हेन यू आर स्टेइंग इन अ जॉइंट फैमिली। मजाक नहीं है, मैच्योर बनो, समझो इस बात को, क्या सही है क्या गलत है, कहाँ बाउंड्री बनानी है। पेरेंट्स इनसिक्योर्ड होते हैं, वो भगवान नहीं है, वो हमेशा सही नहीं है, वो भी इंसान ही है। ज़मीन पे रख के देखो, वो बहुत गलतियां कर रहे हैं, उनकी गलती भी देखो। अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लेने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने परिवार के अगेंस्ट हो। जो नया मेंबर आया है उसको अकोमोडेट करने के लिए आपके अंदर चेंजेस आएंगे ही आएंगे, वो चेंज करो। आप इतना ज़्यादा डोमिनेट और कंट्रोल मत करो दूसरे इंसान को कि उसका दम घुटने लगे। चूज़ करना है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपको फैमिली चूज़ करनी है, दोनों फैमिली है, योर वाइफ इज़ योर फैमिली टू। ये कुछ बातें अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी हैप्पीनेस के साथ, काफ़ी लव के साथ भर सकती है। चॉइस आपकी है, शादी आपने की है, अब इसको आप हैप्पी बनाओ कि एकदम जंजाल बना लो ज़िंदगी का कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये शादी हो जाए, ये आप चूज़ करोगे, डिसीजन आपका है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके बाद अब अपने रिश्तों में थोड़ा प्यार कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके भर पाओगे, केयर भर पाओगे, हस्बैंड वाइफ एक टीम बन के रहेंगे तो सबकी विन विन सिचुएशन है, सब लोगों के लिए वो अच्छा ही है। तो मिलती हूँ जल्दी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपने रिश्ते पे काम करते रहिए, इसको फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। मैरिजेस आर सपोज टू बी हैप्पी कंपेनियनशिप्स।